नमस्कार, मैं विजय आप सभी साथियों का अपने परिवार एनएस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथ ही मैंने कल की क्लास में कल एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की 5 मॉडल पेपर मैं कराऊँगा डेली शाम को 8 बजे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी पहली क्लास होगी, जो कल की अनाउंसमेंट था उसकी। तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। डेली शाम को 8 बजे मेरे एनएस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे ये क्लास आपको मिलेगी। हम 5 मॉडल पेपर करेंगे। इससे एक लेवल हमें पता चल जाएगी कि हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के, किस टाइप के, कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो वाक़ई में आपके लिए बहुत ही मददगार, हेल्पफुल साबित होगी ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएँगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है साथी, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महर्षि पतंजलि जी ने, भरत मुनि, पाणिनि और ब्याडी जी ने। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने किया था साथी? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पतंजलि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे पहले इस ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि जी के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। भरत मुनि जी की एक रचना, प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र। इसमें रसों का वर्णन है और भरत मुनि जी रस की संख्या कितनी बताते हैं? तो रस की संख्या इन्होंने 8 बताई है, न कि 9। रस तो 9 होते हैं लेकिन भरत मुनि जी ने कितने रस बताए हैं? 8 ही रस बताए हैं। वहीं पे पाणिनि जी की बात करें तो पाणिनि जी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक अगर आपसे पूछा जाए, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे साथी पाणिनि जी हैं, आपको याद रखना है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अक्सर एग्जामों में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास, अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे साथी स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। उसी प्रकार अपभ्रंश का अगर भवभूति पूछ दिया जाए, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत या पुष्पदंत को कहा जाता है। ये दोनों ही नाम हैं इनके, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से शो होते हैं। इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि काकल्य ध्वनि कहलाती है? कौन सी ध्वनि काकल्य ध्वनि कहलाती है? यह की बात करें साथी, यह और वह ये क्या है? अर्ध स्वर है। क्या है साथी? इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? यह हो गया, य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। लेकिन यह और वह को क्या कहा जाता है? केवल अर्धस्वर कहा जाता है। वहीं पे बात करें साथी स क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। कैसा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी है साथी? वो भी 4 है। वो कौन कौन से हैं? श, श, श और है। श और है। यहाँ पे ह की बात की जाए तो ह को ही काकल्य ध्वनि कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। ऑप्शन तीसरे में दिया हुआ है ह। र की बात करें तो र को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन किसे कहते हैं? र को कहते हैं, आपको याद रखना है। और वहीं पे बात करें साथ ही एक होता है वत्सर्य ध्वनि या व्यंजन वर्ण पूछ दिया जाए, वो कौन कौन से होते हैं? आज एक नज़र देख लेंगे। न होता है, ल, श, ज और र। पूछा जाता है कि वर्तस्य ध्वनि कौन कौन सी है? तो आप बताएंगे न, ल, श, ज, र। ये क्या है? वर्तस्य ध्वनि है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, द्रगंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? साथ ही आपको इसमें बताना है कि कौन सी संधि है। द्रगंचल में कौन सी संधि है?
जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सी संधि है तब आप बता पाएंगे। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा साथी, दृग दृक दृक धन अंचल, दृक धन अंचल क। यहाँ पे देखेंगे साथी, यहाँ पे हलंत होगा तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है दृक प्लस अंचल। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का एक नियम है साथी, क्या नियम है, नियम को भी जान लेंगे। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला व्यंजन, किसी भी वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ण हो, पहला वर्ण हो, उसके बाद क्या आ जाए, स्वर आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए, स्वर। तो वो अपने किस में बदलता है, अपने तीसरे रूप में बदलता है। किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो पहला जो किसमें बदलता है, अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, अपने तीसरे में परिवर्तित होता है। यह किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है साथी। क्या होगा इसका राइट आंसर, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है यदि क्रिया का मुख्य साधन क्या है, कुल्हाड़ी है। क्रिया का मुख्य साधन क्या दिया गया है, कुल्हाड़ी दिया गया है। या पदान कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की जो चिन्ह होती है, विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में और पर होती है, में और पर होती है। यह साथी किसी की आधार या स्थान का बोध कराती है। जैसे मैं घर पर हूँ, पर यानी घर पर, किसी भी स्थान का बोध कराता है। मैं दिल्ली में हूँ, में पर ये विभक्ति चिन्ह होते हैं, ये किसी भी स्थान या आधार का बोध कराते हैं। करण कारक साथी क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, जो किसको दर्शाता है, साधन या वजह, साधन या वजह। जहां पे भी साधन या वजह को दर्शाए, जैसे मैं गाड़ी से बाजार जाता हूं, तो गाड़ी से यहाँ पे क्या है, से साधन को दर्शा रहा है। तो मैं से यानी गाड़ी, गाड़ी से यानी बाजार जा रहा हूं, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से साधन हो गया। और जहां पे भी साधन की बात की जाए वहां पे कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। संप्रदान कारक का भी चिन्ह क्या होता है साथी, इससे होता है, लेकिन ये किसको दर्शाता है, भय को दर्शाता है। भय, डर, तुलना, अलगाव, अलगाव, इन सभी चीजों को दर्शाता है से। जैसे मोहन घर से बाजार गया, घर से बाजार गया यानी घर से अलग हुआ। मोहन गाड़ी से बाजार गया, गाड़ी से यानी साधन को दर्शाया है। घर से बाजार यानी घर से अलग होगा तभी तो बाजार जाएगा। तो वहां पे जो से को दर्शाता है, घर से यानी अलग होने की बात जहां पे करेगी वहां पे संप्रदान कारक होगा। डर की बात आएगी, तुलना की बात आएगी, अलगाव की बात आएगी, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक का चिन्ह साथी क्या होता है, को होता है। को का अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। को का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता है, के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप देखेंगे को का अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे किसी को कुछ वस्तु देना, किसी को कुछ वस्तु देना या काम करने का भाव का बोध होता है, काम करने के भाव का बोध होता है, वहां पे अपादान कारक होता है। याद रखेंगे। आई होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए कीमती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शब्द के अंत में अल, किस शब्द में अल उपसर्ग, अंत में नहीं, उपसर्ग तो पहले ही प्रयुक्त होता है तो अंत में प्रत्यय लगते हैं, तो अल उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यही आपको बताना है। अलहदा है, अलग है, अलगरज है, अलबत्ता है। किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बेसिक चीज है। ऑप्शन दूसरा देखेंगे, अलग। अलग शब्द क्या है, ये साथी रूढ़ शब्द है, इसको हम अलग करेंगे तो कोई भी सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलहदा, अलगरज, अलबत्ता, ये साथी किस भाषा के शब्द हैं, अब अरबी फारसी के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अल उपसर्ग भी अरबी फारसी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। प्र है, प्रत्यु है, प्रति है, उत्पन्न है। हम सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं, शब्दों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे है साथी प्रति धन उत्पन्न, प्रति धन उत्पन्न, धन मति। यहाँ पे मति साथी क्या है, ये प्रत्यय है। प्रति क्या है, उपसर्ग है।
यहाँ पे मूल शब्द क्या हो जाएगा, उत्पन्न। मूल शब्द क्या हो जाएगा, उत्पन्न। तो अगर आपको इसमें प्रत्यय पूछा जाए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जो मूल शब्द के बाद में आते हैं, और उपसर्ग वे शब्दांश शब्द के अंश होते हैं जो मूल शब्द के पहले आते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग कौन है, पहले आया है प्रति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। प्रति यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय कहो या कृत प्रत्यय कहो, दोनों एक ही चीज होता है कि योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। कृत प्रत्यय या कृत्य प्रत्यय के शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। कृत प्रत्यय यानी जो क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं वही क्या होते हैं, कृदंत होते हैं। उसी प्रकार तद्वितांत जो होता है साथी, ये तद्वित प्रत्यय हैं जिन्हें कहते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जो प्रत्यय लग के बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्वितांत प्रत्यय कहते हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद में रखनी होगी। कृत प्रत्यय से जैसे साथी एक शब्द होता है लेख, लेख में हमने क्या जोड़ दिया, इक प्रत्यय जो अक प्रत्यय जोड़ दिया। अक प्रत्यय जोड़ने के बाद तो क्या बन गया, लेखक बन गया। लेखक बन गया। तो ये जो प्रत्यय बना लेखक, ये क्या है, कृदंत प्रत्यय है। यहाँ पे लेखक क्या है, ये मूल शब्द है। कैसा शब्द है, मूल शब्द है, जिसे जो इसके बाद क्या होता है, क्रिया में ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण हो जाता है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़ के जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है। हाथ में हम आना प्रत्यय जोड़ दे तो हाथ से क्या बनेगा, हाथ से बन जाएगा हथियाना, हथियाना। बात से क्या बन जाएगा, बात से बतियाना बन जाएगा, बात से बतियाना। लात से लतियाना। ये सब क्या हो जाएंगे, नाम धातु प्रत्यय हो जाएंगे। अव्यय साथी वे शब्द होते हैं जिनका न ही लिंग, न ही वचन, न ही कारक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई भी चीज चेंज करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही अव्यय होते हैं। ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। शाकाहार शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या तत्पुरुष समास है। शाकाहार शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास में साथी क्या होता है, इसमें पहला पद उपसर्ग होगा या अव्यय। पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, उपसर्ग होगा या क्या होगा साथी, अव्यय होगा। तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति और दिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। प्रति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, जो क्या होगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। यथाशक्ति हो गया, आजन्म हो गया, भरपेट हो गया, इन सब में क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा जो पुनरावृत्ति वाले शब्द होते हैं, पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो साथी क्या होते हैं, जैसे रातों रात, रात और रात, रातों रात। इसमें भी कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके अलावा बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य अर्थ प्रकट होता है, तीसरा अन्य शब्द प्रधान होता है। जैसे गजानन, जैसे गजानन, गजानन यानी गणेश जी से सीधा संबंधित है। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके, वो क्या हो जाएंगे, शिव जी। एक ही बंदे हैं, एक ही भगवान है जिनके 3 नेत्र हैं, वो क्या हो जाएंगे, शिव जी हो जाएंगे। वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास में सारी तुलना की जाती है उपमेय का उपमेय से, या आप ऐसा कर सकते हैं विशेषण और एक विशेषण, विशेष और एक विशेषण शब्द होते हैं। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही कमल की, नीला है जो कमल, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास जानते हैं कि इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है समास बनाने के संदर्भ में। तो यहाँ पे शाकाहार यानी शाकाहार का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी शाक, शाक का आहार, शाक का आहार। शाक यानी जो सब्जी होता है, सब्जी का आहार। यहाँ पे का क्या है साथी, एक विभक्ति है और जो किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन
फोर के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में तो आया ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। शायद आज वर्षा हो, यह वाक्य अर्थ के आधार पर किस प्रकार का है। अर्थ के आधार पर साथी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 तो आपके सामने ही दे रखे हैं। इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है, किसी की इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद जब कोई प्रकट करता है तो वही इच्छार्थक वाक्य होता है। क्या होता है, वही इच्छार्थक वाक्य होता है। विधानवाचक वाक्य साथी क्या होता है, विधानवाचक में जैसे किसी निश्चित चीज की जानकारी मिले, किसी भी कार्य के होने की निश्चित जानकारी मिले, वही होता है विधानवाचक वाक्य। जैसे आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है यानी ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है, किसी भी कार्य के होने की निश्चित जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तुम पढ़ रहे हो यानी ये निश्चित जानकारी है। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य यदि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पे निर्भर हो तो वही संकेत होता है। इशारा के माध्यम से बताई जाती है कि यदि तुम पढ़ोगे तो निश्चित ही तुम सफल होगे। ये क्या है, एक संकेत है कि तुम पढ़ोगे तभी तुम सफल होगे। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है, निर्भर होता है। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक क्या होता है साथी, किसी भी बात में शक या शायद या संभावना जिसमें भी प्रकट हो वाक्यों में, वही संदेहवाचक वाक्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। शायद शब्द का इस्तेमाल होगा, संभवतः शब्द का इस्तेमाल हो तो वो अक्सर क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद, शायद क्लास आप ले रहे होगे, शायद इस टाइम आप पढ़ रहे होगे, शायद इस टाइम आप नोट्स बना रहे होगे, ये सब क्या है, संदेहवाचक वाक्य है, शक है, किसी भी निश्चित चीज की जानकारी नहीं। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव नहीं है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है। तो आपके सामने दिया गया है कपाट, कीड़ा, कछुआ, कोयल। कोयल साथी क्या है, ये तद्भव शब्द है। इसका जब तत्सम हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोकिला, कोकिला हो जाएगा। कछुआ का क्या हो जाएगा, कच्छप, कच्छप हो जाएगा। कीड़ा का क्या हो जाएगा साथी, कीट हो जाएगा। कीड़ा का क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपाट। कपाट क्या है, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वही तत्सम शब्द होते हैं। कपाट का तद्भव रूप क्या होगा, कपाट का तद्भव रूप क्या होगा, किवाड़ होगा। क्या होगा साथी मेरे, किवाड़ होगा, ये तद्भव रूप होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशेय शब्द का सही अर्थ क्या होगा। कौशेय एक शब्द है जिसका आपको अर्थ बताना है। रेशमी होता है, कोषकार होता है, चर्म का पात्र होता है या सोने का सिक्का होता है। कोशेय, कोशेय का अर्थ होता है रेशमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। तो कौशेय का अर्थ क्या होता है, रेशमी होता है। यहाँ पे कोषाकार, चर्म का पत्र, सोने का सिक्का, ये सब कोई भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कलधौत, कलधौत रूपक रजत, कलधौत रूपक रजत शब्द किसके पर्यायवाची हैं। सोना के हैं, चांदी के हैं, चंद्रमा के हैं, सूर्य के हैं, बताएं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें हम लिखते हैं रवि, रवि, दिनकर, दिनकर हो गया, दिवाकर, दिवाकर, सूरज, भानु, सूरज, भानु, ये सब क्या है, भास्कर हो गया, भास्कर हो गए। ये सब साथी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, शशि हो गया, शशि, चंद्र, शशि हो गया, चंद्र हो गया। चांदी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, कलधौत, कलधौत, रूपक, रजत, जौहर, चंद्रहास, ये सब चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। सोना के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या कहते हैं, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है,
सोना होता है। हम अलंकारों में पढ़ते हैं कि कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। स्वर्ण भी होता है, स्वर्ण होता है। स्वर्ण के बाद हाटक, हाटक होता है, कंचन, ये सब क्या है, सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे, व्यष्टि। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे मेरे प्यारे भाई बंधु। समष्टि होगा, वृष्टि होगा, समाज होगा, संसार होगा। व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ क्या होता है कि कोई भी छोटा सा अंश, कोई भी छोटा सा अंश हो। समष्टि यानी पूर्णता, पूर्ण, पूर्णता। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि यानी वर्षा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन। उन्मीलन का सही अर्थ क्या होगा? उन्मीलन का सही अर्थ नहीं पूछा, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। क्यों भटक रहे हो यार, विलोम बताओ, विलोम। विलोम क्या होगा? उन्मीलन। उन्मीलन, उन्मीलन यानी जैसे साथी कोई चीज खिली होती है, जैसे फूल का खिलना, आदमी का खिलना यानी प्रसन्न होना, वही होता है। तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा? निमीलन। निमीलन यानी हो जाएगा मुरझा जाना। मुरझा गए हो यार, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन की जरूरत तुम्हें पड़ रही है, नहीं पढ़नी चाहिए। तो उन्मीलन का क्या विलोम हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15। बताएं क्या होगा इसका राइट। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 15। द्विज शब्द के लिए सही अनेकार्थी समूह कौन सा है? द्विज शब्द के लिए सही अनेकार्थी क्या है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, राजा, ईश्वर, मनुष्य, जल, वायु, अग्नि। द्विज यानी जिसका जन्म दो बार, जैसे दांत, दांत एक बार आता है फिर टूटने के बाद फिर आता है। पक्षी जैसे एक बार अंडे में आता है उसके बाद अंडा फूटता है। ब्राह्मण साथी एक बार वैसे जन्म लेता है, एक बार जब वो जनेऊ धारण करता है तब वो होता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, पहला वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। द्विज यानी जो दो बार जन्म ले, दांत हो गया, पक्षी हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये क्या है? द्विज शब्द के अनेकार्थी समूह के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। अर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ गलत है? अर्क के लिए कौन सा अर्थ यहाँ पे गलत है? सूर्य हो गया, मदार का पौधा, काढ़ा, पारे का स्फटिक। बताएंगे। तो यहाँ पे जो अर्क का शब्द होता, अर्क, अर्थ का जो अर्थ होता है वो सूर्य भी होता है, मदार का पौधा भी होता है, काढ़ा भी होता है, लेकिन साथ ही पारे का स्फटिक अर्थ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अर्क का अर्थ स्फटिक होता है। अर्थ का अर्थ क्या होता है? स्फटिक। क्या होता है? स्फटिक होता है, लेकिन पारे का स्फटिक नहीं होता है। स्फटिक क्या होता है साथी? एक प्रकार का पारदर्शी पत्थर होता है। स्फटिक क्या है? एक प्रकार का पारदर्शी पत्थर है। तो पारे का स्फटिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अम्बुज और अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अम्बुज और अम्बुधि शब्द का सही अर्थ क्या है? जहां पे भी ज शब्द लिखे, ज का अर्थ जन्मा, यानी अम्बुज यानी जन्मा हुआ, तो उसको हम साथी क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल। ये क्या है? कमल का अर्थ है या कमल का पर्यायवाची है। इसके अलावा कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द की जब हम बात करें तो होता है जलज, नीरज, पुंडरिक, राजीव, राजीव हो गया, पुंडरिक हो गया, जलज हो गया, वारिज हो गया, वारिज, सरोज। सबके अंत में क्या है? जय है, जय है, जय है यानी जन्मा हुआ, तो जलज हो गया। अम्बुद यानी साथी क्या होता है? बादल। अम्बुद यानी क्या होता है साथी? बादल होता है। इसके पर्यायवाची शब्द जैसे नीरधि हो गया, वारिधि हो गया, वारिधि, तोयधि, तोयधि, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। तो कमल और बादल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, कमल और बादल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक कठिन शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए कठिन शब्द क्या हो सकता है? अप्रत्याशित, आशातीत, अतीताशा, अग्रसूची। अग्रसूची क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो।
अप्रत्याशित यानी साथी क्या होता है, जिसकी आशा न की गई हो। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशातीत यानी आशा से बहुत अधिक, क्या होता है, आशा से बहुत, आशा से बहुत अधिक यानी आशातीत हो गया। अग्रसूची का क्या होता है, आगे की सोचने वाला। अग्रसूची यानी आगे की सोचने वाला, आगे की सोचने वाला। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 19, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। मदिरा पीने की प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा। मदिरा जो पीने की प्याला होती है उसको क्या नाम है, उसको आपको एक शब्द में बताना है। क्या चषक कहते हैं, चषम कहते हैं, चड़क कहते हैं या चषक कहते हैं। चड़क क्या होता है साथी, चना। चना का तत्सम रूप अगर आपसे पूछा जाए, चना का तत्सम रूप अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, चड़क होता है। चषक, चषक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चषक। मदिरा पीने की जो प्याला है जिसका नाम साथी क्या है, चषक होता है। तो आपको याद रखना है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही है, शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से चेक करना है, कारक की दृष्टि से चेक करना है, क्रिया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सबको एक वचन बहुवचन सबको मिलाना है। किस वाक्य, किस हिसाब से आपका वाक्य सही है, देखना है सही वाक्य। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। यह एक गंभीर समस्या है। क्या है साथी, यह एक गंभीर समस्या है, बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सप्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रमाण सहित। तो यहाँ पे सहित का इस्तेमाल करना कोई भी जायज बात नहीं है, फालतू में सही शब्द का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे कृपया का इस्तेमाल हुआ, जो कृपा की कोई जरूरत नहीं थी। कृपया, कृपा एक ही चीज होता है। अधिकांश, अधिकांश का मतलब होता है अधिक और अंश यानी अधिक भाग। तो यहाँ पे भाग शब्द फालतू में ही लगा दिया भैया। तो यहाँ पे जो है पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर का सही हो जाएगा। यह एक गंभीर समस्या है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत मेहनत करना, केवल लिखा पढ़ी करना पर धरातल पर काम न होना, व्यर्थ की बातें करना, जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ हो जाएगा साथी, केवल आप लिखा पढ़ी कर रहे हो धरातल पे, यानी इस टाइम केवल आप वीडियो देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, यानी कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो। या तो आप केवल नोट्स फटाफट बना रहे हो, आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ही हो जाएगा कि कागजी घोड़े केवल आप दौड़ा रही हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है, गहरी नजर, सरसरी नजर या विहंगम, मंद नजर या तीखी नजर, क्या होता है विहंगम दृष्टि। यहाँ पे देखेंगे साथी, जो पैनी नजर है, गहरी नजर है, गहरी नजर, तीखी नजर, ये सब क्या है, विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर होता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर होता है, विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर होता है। तीखी नजर, जिसको हम कहते हैं पैनी नजर, इसको क्या कहते हैं, पैनी नजर। मंद नजर, ये क्या होता है साथी, एक प्रकार से धीमी नजर, उसको मंद नजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। नीम हकीम, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। डींग हाँकना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, बीमारी का गलत इलाज, खतरा का काम करना। नीम हकीम खतरे की जान, इसका अर्थ क्या होगा, बताएं। तब तक मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। नीम हकीम खतरे की जान, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, अगर आप उस व्यक्ति से इलाज करवाओगे तो वाकई में वो आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा है। यानी अल्प ज्ञान साथी क्या होता है, हानिकारक होता है। हकीम यानी एक प्रकार से चिकित्सक होता है, जो अरबी फारसी में जिसका अर्थ होता है हकीम, यानी अगर
चिकित्सक के पास अल्प ज्ञान, थोड़ा-सा ज्ञान है, अगर आप उससे इलाज करवा रहे हो, तो वो आपके लिए साथी क्या होगा, खतरा साबित होगा, यानी अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 24। में किस रस का अस्थाई भाव है? विभत्स रस का अस्थाई भाव है, अद्भुत रस, भयानक रस या शांत रस? किस रस का अस्थाई भाव है, बताएंगे साथी। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। भयानक, भय, भयानक के क्या होता है? भय होता है। अद्भुत का साथी क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। घृणा या जुगुप्सा होता है। रस के कुल कितने भेद होते हैं? 8। कुल 9 भेद होते हैं, लेकिन भरत मुनि जी के अनुसार कितने भेद होते हैं? 8। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अंग नहीं, अंग। 4 क्या होते हैं साथी? अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे, कर बिनु करे, कर्म विधि नाना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार बताएं। भ्रांतिमान अलंकार साथी क्या होता है? समानता के कारण। किसके कारण? समानता के कारण। समानता के कारण क्या होता है? समानता के कारण एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ दूसरी वस्तु समझ लेना। किसी भी समानता के कारण एक वस्तु को भ्रम के कारण दूसरी वस्तु समझ लेना ही भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाय महावर दैन को नाई मिढ़ती जाए, यानी क्या होता है? नाई बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिढ़ती जाए। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। असंगति अलंकार क्या होता है? कारण कहीं और कारण कहीं, कार्य कहीं और कारण कहीं और होता है, वहां पे असंगति अलंकार होता है। जैसे घाव हृदय में होना, घाव का हृदय में होना, चोट कहीं और लगना, वहां पे असंगति अलंकार होता है। घाव तो मेरे यहाँ पे लगी है, लेकिन चोट कहीं और पहुंच रहा है, तो वहां पे असंगति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार साथी क्या होता है? कारण होते हुए, कारण होते हुए कार्य का न होना, कार्य का न होना। इसका एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि पानी बीच मीन प्यासी। पानी के बीच मछलियां रहती हैं, फिर भी प्यासी हैं, यानी यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। कार्य के कारण होते हुए भी कार्य का ना होना, वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ पे बिना कारण के कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। बिना पैरों का है, बिनु पद चले, बिना पैरों का है फिर भी चलता है। बिना कानों का है फिर भी क्या कहता है साथी? सुन लेता है। बिना कानों का है, सुन लेता है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा, जहाँ कारण के बिना कार्य का हो जाए, कारण बिना ही कार्य हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 26। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तरनी तरूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, ये बताएंगे। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या होता है? सुनने में एक ही समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण प्रयोग किए जाए। जैसे दीननाथ था थे, दीननाथ डूबते, यानी जो द वर्ड है, त थ द वर्ड है, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। तो एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण क्या होते हैं? उसमें रिपीट होते हैं, वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास क्या होता है साथी? शब्द या वाक्य की आवृत्ति होती है, एक जोड़े में होती है। शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक जोड़े में होती है। जैसे इसका एक प्रसिद्ध जो फेमस एग्जाम्पल है, क्या है? पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी यहाँ पे पूत यानी अगर पुत्र कुपुत्र है, यानी बेकार है, तो भी आप अगर धन इकट्ठा करते हैं तो भी वो नष्ट कर देगा। अगर वहीं पे पुत्र आपका अच्छा है, तो आप धन इकट्ठा मत करो या मत करो, वो चाहेगा तो वो खुद ही इकट्ठा कर सकता है, वो एकत्र कर सकता है। यहाँ पे बात की गई है वृत्तानुप्रास क्या होता है? इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की
चंचल, चंचल क्रीड़े, चंचल क्रीड़े। तो यहाँ पे साथी क्या हुआ, दो से अधिक बार आवृत्ति हो गई है त च की, च की, तो वहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे तरनी तरुजा त वर्णों की आवृत्ति हो रही, त त त त, तो वहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है, वर्णों की आवृत्ति हो एक से अधिक बार। छेकानुप्रास क्या होता है साथी, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है लेकिन वर्णों के समूह से जो शब्द बनते हैं उनकी भी आवृत्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्या है, रिझी रिझी रहसी रहसी, रिझी रिझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। यहाँ पे देखेंगे रिझी हंसी 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 रहसी रहसी, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई लेकिन शब्दों की भी आवृत्ति हो गई, तो वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बैक करके चीजों को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में साथी क्या है, कितनी, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। सोरठा के चरण में पहले व तीसरे चरण को क्या कहा जाता है, विषम चरण। दूसरे और चौथे चरण को क्या कहा जाता है, तो सम चरण कहा जाता है। ये क्या होते हैं, सम चरण होता है। ये साथी सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है, दोहा का उल्टा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13 और 11 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे चरण में। तो यहाँ पे पहले और तीसरे में इसमें क्या हो जाएंगी, 11 11 मात्राएं, इसमें 13 13 मात्राएं हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोला में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में भी मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं, लेकिन इसमें भी साथ ही पहले और तीसरे पे क्या होता है, विराम लिया जाता है। उसी प्रकार बरवे की बात करें तो बरवे अधिकांश पूछा जाता है तो इसमें 12 7 मात्राएं होती हैं, 12 7 मात्राएं होती हैं, और जहाँ पे 12 मात्राएं होती हैं वहाँ पे थोड़ा अल्प समय के लिए क्या लिया जाता है, विराम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पे कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है। भूषण जी हैं, मतिराम है, जसवंत सिंह है, देव जी हैं, बताएं भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन होगा साथी, इसके रचनाकार कौन है, तो जसवंत सिंह जी इसके रचनाकार है। मतिराम जी की बात करें, कुछ रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं, अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाती हैं, तो जो इनकी रचनाएं हैं क्या है, ललित ललाम, ललित ललाम, मतिराम सतसई, मतिराम सतसई, ये प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाती हैं। भूषण जी की जो रचनाएं साथी क्या है, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक और लिख लेंगे, शिवराज भूषण, ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। देव जी की बात करें तो क्या हो जाएगा साथी, देव जी की भाव विलास, क्या हो जाएगा, भाव विलास, भाव विलास इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा अष्टायाम, अष्टायाम हो गया। इसके अलावा एक रचना और है जिसका नाम है रस विलास, आदि इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, मगध कविता। मगध एक कविता है, इसका संग्रह के रचयिता कौन है, जिन्हें इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो मगध एक कविता है जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, बताएं श्रीकांत वर्मा है, रघुवीर सहाय हैं, अज्ञे जी हैं, या मुक्तिबोध जी हैं। तो मगध साथी किसकी रचना है, श्रीकांत वर्मा जी की है। वर्ष 1987 में इन्हें मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। रघुवीर सहाय जी की बात करें तो 1984 में इनकी रचना क्या का नाम है, लोग लोग भूल गए,
लोग भूल गए के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। लोग भूल गए की रचना के लिए इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी। अज्ञे जी की बात करें साथी तो 1967 में इन्हें मिला था 1967 1967 में अज्ञे जी को मिला था किसकी इस रचना के लिए? आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके अलावा 1978 में इन्हें क्या मिला था साथी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। इस रचना के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। मुक्तिबोध की बात करें तो इनको तो पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन इनकी जो रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक तूल आदि क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के लेखक कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसके लेखक कौन है साथी? तो हरिशंकर परसाई जी हैं इसके लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा वाला। बात करते हैं शरद जोशी की। इनकी जो रचनाएं हैं, जीप पर सवार, जीप पर सवार इल्लिया। जीप पर सवार क्या है? इल्लिया हैं। रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ, ये क्या है? परिक्रमा हो गई, शरद जोशी की रचना है। ज्ञान चतुर्वेदी जी की बात करें तो 12 खड़ी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, 12 खड़ी। और पागल खाना, पागल खाना इनकी क्या है? 12 खड़ी और पागल खाना इनकी क्या है साथी? प्रसिद्ध रचना है। रविंद्रनाथ त्यागी की प्रसिद्ध जो रचना है जैसे क्या है? शोक सभा। क्या नाम है इनका? शोक सभा। शोक सभा इनकी प्रसिद्ध रचना है, आप याद रखेंगे। एक प्रसिद्ध रचना और है जिसका नाम है भित्त चित्र। भित्त चित्र किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी जी का है, लिख लेंगे। भित्त चित्र, भित्त चित्र ये किसका है? रविंद्रनाथ त्यागी जी का है। अक्सर रचनाओं से एक दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में टपक जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अगला साथी है कि सूफी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में करी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है पद्मावत, ये किस भाषा में है? तो इसकी रचना साथी कब होती है? 1540 में इसका प्रकाशन होता है। किसमें होती है? ठेठ अवधि में। किसमें होती है? ठेठ अवधि में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 कहाँ आयोजित किया गया था? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। तो बताना है कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था साथी वो कहाँ हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर के महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस वक्त पीएम कौन था? तो इंदिरा गांधी इस वक्त पीएम थी। इंदिरा गांधी इस वक्त क्या थी साथी? पीएम थी, ये आपको याद रखना है। तीसरा कहाँ हुआ था? थर्ड नंबर का नई दिल्ली में हुआ था। क्या था? नई दिल्ली में हुआ था। और 10वें नंबर का कहाँ हुआ था साथी? वो भी नई दिल्ली में हुआ था। 10वें नंबर का 2015 में हुआ था। और जो तीसरे नंबर का है 1983 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा वाला कहाँ हुआ था ये आपको बताना है कमेंट में। दूसरा वाला कहाँ हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है। साहित्य गद्यांश से है, साहित्य गद्यांश से है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। आपके एग्जाम्स में 5 क्वेश्चन गद्यांश से आने वाले हैं और आपको अच्छे से पढ़ना है और उसमें गलती करने का कोई भी चांस नहीं देना है। तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से क्या है? मर्यादाओं से परिमित है, बंधा हुआ है, सीमित है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए वह सुबोध होते हुए भी सीमाओं से परे आनंद की खोज करता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि सुंदर और सार्थक जीवन जीना है। और साहित्य इसी सार्थकता को
तलाशने में मनुष्य की मदद करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार साहित्य का आधार क्या है? गद्यांश के अनुसार साथी साहित्य का आधार क्या है बताएंगे। तो यहाँ पे जो साहित्य का संबंध किससे बताया गया है, आधार यहाँ पे देखेंगे पहली ही लाइन, साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, जीवन। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, जीवन को परिमित क्यों कहा गया है? जीवन को परिमित क्यों कहा गया है? तो जीवन को परिमित यहाँ पे देखेंगे क्योंकि वो मर्यादाओं से, जीवन क्या है? मर्यादाओं से परिमित है, मर्यादाओं से क्योंकि वो बना है। परमात्मा की सृष्टि, तो परमात्मा की सृष्टि से देखेंगे, परमात्मा की सृष्टि से क्या है? परमात्मा की सृष्टि से है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है इसलिए सुबोध है, और वो क्या है? मर्यादाओं से है। तो यहाँ पे जो है चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है इसलिए वो क्या है? सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है, बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य किसकी खोज करता है? साहित्य किसकी खोज करता है? आप इसमें ढूंढेंगे कि साहित्य आनंद की खोज करता है। किसकी खोज करता है? यहाँ पे देखेंगे आनंद की खोज करता है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है इसलिए वह सुबोध होते हुए भी सीमाओं से परे आनंद की खोज करता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सारे आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, आपको अच्छे से रीड करना है। अगला जो क्वेश्चन है बताएंगे, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सुबोध शब्द का सही विलोम क्या होगा? सुबोध यानी जो आसानी से समझ में आ सके, आसानी से जो चीजें समझ में आ सके या समझा जा सके, जिसका क्या हो जाएगा? दुर्बोध। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। यानी जिसको समझना क्या हो सके? डिफिकल्ट हो, कठिन हो, जिसको समझना आसान ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी आपके स्क्रीन पर है, इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे पहले ही लाइन में देखेंगे साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। साहित्य और जीवन का संबंध के बारे में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। इस गद्यांश के अनुसार साहित्य का जो जीवन, साहित्य और जीवन का संबंध उपयुक्त मुख्य शीर्षक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। तो फाइनली आज की क्लास मैंने पूरी तरह से डन कर दी है। बताएंगे साथ ही जो मॉडल पेपर पहला था, जो मॉडल पेपर आज हमने पहला किया है, उसका लेवल कैसा था और भी कैसा था, क्या आपने 37 में से आपने कितना स्कोर किया, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। कल दूसरा हमारा मॉडल पेपर होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन करना न भूलें। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर क्लास को जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए साथी बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद सभी प्यारे भाई बंधु।